राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में मैंने 10 तक क्वेश्चन कराया था, आज मैं 11 से क्वेश्चन करा रही हूँ। मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराती हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो और आप लोगों का भी सीटेट क्लियर हो जाए मेरी तरह। 11 क्वेश्चन क्या है मेरा? समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, जो बच्चे ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उससे क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो कि अधिगम विघ्न रुकावट पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिकार में हस्तक्षेप करती है। इसके चारों ऑप्शन आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ऑप्शन इसका सी सही है, जिसमें बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। समूह में एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे से डिस्कशन करने से आइडिया पे आइडिया मिलता है, जिससे बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन नेगेटिव था, दूसरा ऑप्शन में बैरियर्स डालते ये भी नेगेटिव था, तीसरा ऑप्शन में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, उसको भ्रम हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चे आपस में बात करके और अच्छा टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय। देखिए, जो सामाजिकरण में आते हैं, मतलब प्रथम निभाता है हमारा परिवार और दूसरा निभाता है हमारा जो विद्यालय। पहले हम लोग परिवार से सीखते हैं, जो बच्चा सीखता है, फिर उसके बाद विद्यालय में जाकर उसको एक सीक्वेंस से सीखता है कि हमें कोई चीज़ को कैसे अपने अंदर डेवलप करना है, किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है। प्राथमिक कारक तो नहीं होगा, तब मैंने अभी बताया कि स्कूल वाला हो जाएगा, प्राथमिक कारक हो जाएगा हमारा घर परिवार, जो हमारे आस पड़ोस होते हैं वो हमारा प्राथमिक होगा। इस विद्यालय क्या होता है, हमेशा द्वितीय कारक होता है। कि कोई भूमिका नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है कि बहुत कम भूमिका, इसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ प्राथमिक और द्वितीय सामाजिकरण में हमेशा दो कारक होते हैं, प्राथमिक में परिवार आ जाएगा, द्वितीयक में विद्यालय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जो बड़ों की, मतलब जो बड़े लोग सोचते हैं वैसा बच्चे कभी कभी नहीं सोच पाते हैं, उनका अलग होता है और बड़ों का अलग होता है। ये किसने कहा था? हावर्ड गार्डनर ने कहा था, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की हमेशा समाज का बारे में बात करते हैं, तो जहाँ समाज से रिलेटेड हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा वाइगोत्स्की। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 स्टेज दिए थे, हर एक स्टेज में 2-2 स्टेज हैं। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि बताया था कि एक व्यक्ति की बहुत सारी बुद्धियाँ होती है, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जो कि बच्चों का सोचने का तरीका अलग होता है, बड़ों का सोचने का तरीका अलग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन चुनना है, नहीं लिखा है, सही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। इन चारों ऑप्शन को पढ़ के आपको पता चला होगा कि ऑप्शन हमारा सी सबसे बेस्ट है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हर बच्चा अलग अलग संस्कृति से आता है, इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो सारे आके स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर को मतलब सोचना चाहिए कि सारे बच्चे एक साथ सभी रिलीजन से आ रहे हैं, तो एक साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, कॉर्पोरेट करें। उन लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। इसमें पहला क्या था? देखिए, सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित, जो कि गलत है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित, गलत है कि एक बच्चा एक जैसा बड़ा हो रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसी तरीके से बड़ा हो। कुछ बच्चे पहले बोलना सीखते, कुछ बच्चे बाद में बोलना सीखते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से मध्य बालावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसमें
पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तर्क संगत मतलब लॉजिकल। आप लोगों को किसी की मीनिंग नहीं समझ में आती है तो पेपर में इंग्लिश में भी दिया होता है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाती है कि हाँ इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए कि हाँ कौन सा वर्ड लिखा है कौन सा नहीं लिखा। कभी कभी हिंदी में कुछ गलतियाँ हो जाती है जो इंग्लिश में हमारा कन्फर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको आप सारे ऑप्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4th वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। मुख्य प्रमाण चिन्ह पूछा था, मध्य बाल अवस्था है। जो स्टेज दी गई है पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था में, उसमें मध्य बाल अवस्था बीच की स्थिति पूछी गई है। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक मतलब कि जो बच्चे के सामने चीज़ प्रस्तुत नहीं है फिर भी उसके बारे में इमेजिन कर लेता है। इसमें पहला ऑप्शन आता है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता में करने में सक्षम नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा प्रतीकात्मक, जो सिंबॉलिक होते हैं और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। चौथा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। इसमें चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ के बताइए, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिकल्पित मतलब कि कल्पना अपने मतलब खुद में इमेजिन करके खुद को उसमें शामिल कर सकते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, हम वो सोच रहे हैं, जो चीज़ उनके सामने प्रस्तुत नहीं है उसके बारे में भी। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग का, जैसे मैंने बताया था ऊपर कि उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए लिखा है नैतिक विकास, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है, जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप लोग आराम से थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िएगा ताकि दोबारा रिपीट न करना पड़े। इससे पहला ऑप्शन क्या है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए इसमें की पॉइंट क्या हो जाएगा कि हमारा सामाजिक प्रणाली से रिलेटेड है तो सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा। अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसमें चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। मतलब बाल्यावस्था की जो अवधि में विकास होता है, जो हमारा बाल्यावस्था है जिसमें 3 आते हैं, उत्तर, पूर्व, उत्तर और मध्य, 3 आते हैं। जो इसमें क्या होता है कि बहुस्तरीय में होता है और मिक्सअप होता है कि बच्चे को नया नया चीज़ एक साथ सीखने को मिलता है। जो बच्चा एडजस्ट भी नहीं कर पाता उसको सीखने में थोड़ी कठिनाई भी होती है। आगे का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निकट विकास का क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है। इसका पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा वह प्रक्रिया जिसमें समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, बेस्ट ऑप्शन इसका सी है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला ऑप्शन है हमारा अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने का सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावटें उत्पन्न करता है।
इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ के पता चल रहा होगा कि इसका ऑप्शन बी सबसे बेस्ट है, बेहद महत्वपूर्ण है। जो प्रगतिशील कक्षा होती है, जिसमें अधिगमकर्ता जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है कि हाँ बच्चे कितना सीख पाएँ, कितना नहीं सीख पाएँ। उसके हिसाब से टीचर अपने अंदर डेवलपिंग करता है, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने की और कोशिश करता है। पेरेंट्स को आप फीडबैक देके कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे आप बच्चों को लेबलिंग कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा खराब है, सहायक नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, बैरियर्स उत्पन्न करता है, बिल्कुल गलत है। ये हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज़ होगा, क्योंकि टीचर्स अपने अंदर इफेक्टिव बनाएंगे, अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे और डेवलप करेंगे अपने टीचिंग को कि कैसे हम अच्छा सिखा पाएँ ताकि सारे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में सीख पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। थैंक यू।